हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो बिल्कुल अच्छी रहेगी, थोड़ी लंबी रहेगी, तो आप अपनी वाटर बोतल साथ रख लीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, ठीक है। ताकि आने वाली जो वीडियो रहेगी वो आपके एक नोटबुक में हो और आपके जो नोट्स रहें वो आपके ही हेल्पफुल रहें, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अपना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में है। स्यूडो का मतलब कहते हैं एक तरह से नकली, ठीक है। जो नकली इंसान रहते हैं ना, वैसे नकली रिएक्शन रहती है। तो देखो कि रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर द सर्टेन कंडीशंस बिकम रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इज कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जो होगा कुछ लेकिन दिखाएगा कुछ ही। वही बात है कि मान लो आपकी ये ज़ीरो, आपको बता दें ज़ीरो ऑर्डर के बारे में बताया है, लेकिन आपके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग रहेंगे। और ये होता क्या है कि ये फॉलो करता है किसको, बायोमोलिकुलर को, ठीक है। क्या है ये, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है एक तरह से, लेकिन फॉलो किसको करेगा, आपके काइनेटिक फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक है। एक दूसरी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज इन विच इट इज़ डिफाइंड एज in which are bimolecular but follow kinetic फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। किसको फॉलो करेगा, काइनेटिक फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। रीच आपकी कोई डेफिनेशन, एग्जांपल देखिए क्या बोल रहे हैं। एग्जांपल से देखिए कि फर्स्ट क्या बोल रहा है, एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलाइज ऑफ इथाइल एसीटेट। भाई इथाइल एसीटेट को हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें, बताओ भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक मिलेगा अपने को अल्कोहल, ठीक है। और बताता हूँ कि इन दोनों की रिएक्शन फर्दर करते हैं तो दोबारा से एस्टर में कन्वर्ट होता है। तो दोबारा से किस में कन्वर्ट होता है, ये आपके एस्टर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, इसकी अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो क्या रहेगा आपका, CH3CO, C2H5 हमें दोबारा से मिल जाएगा, क्योंकि अपने क्या है, सिर्फ रिएक्टेंट यही लिया है हमने, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स को ये रिएक्टेंट में काउंट नहीं करता है, ये अपने ज़ीरो काउंट करता है, ठीक है। तो दिख रहा है हमें कि दो मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग, लेकिन है ये क्या, एक, वही नकली वाली बात आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिड कैटेलाइज के बारे में, जो क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ शुगर है। शुगर ली, इस बार शुगर को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करी है, ग्लूकोज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। ये सुक्रोज है, ये किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसका फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर रहती है ना, वो डिफरेंट रहती है। फॉर्मूला क्या रहता है इनका, C6H12O6, ठीक है। अगर अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो क्या निकलेगा, सिर्फ किसका निकालेंगे हम, सुक्रोज का, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स का नहीं निकालेंगे, ये अपने क्या रहेगा, वन ही रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो इसके जीरो कंसनट्रेशन बोल सकते हो, ठीक है। वन का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो ओबियसली वो चीज़ें सेम आएगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में। और थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी होगी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिएक्टेंट मोलिकुल्स मस्ट पोजेस द इफेक्ट कोलिजन, ठीक है। मतलब कि कोई भी अपने पार्टिकल्स है किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो उस पे कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं रिएक्टेंट पे, तो उसके अंदर क्या है, वो कोलिजन शो करना, ठीक है। थ्रेशोल्ड का मतलब कि यहाँ पे, यहाँ इसे है कि हाँ भी यहाँ पे कोलिजन शो करेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिखाएंगे और वहाँ पे उससे क्या होगा, कोलिजन शो करे पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। आगे है एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें भी क्या है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए किसको, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू द एनर्जी ऑफ the reacting species to reach the energy is equal to the threshold energy, ठीक है। या फिर ये लिख सकते हो कि the extra energy required by the reactant to form activated complex, मतलब कि the extra energy
एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड किसको चाहिए, बाय द रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बनाने के लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें बात कर रहे हैं इसका ई आर क्या है आपके, एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, और ई एच क्या आ गया आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ई टी एच और ई आर, जो ई टी एच रहेगी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी किससे ज़्यादा रहेगी आपकी, ई आर से, मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज के। यहाँ से ई ए की वैल्यू क्या आ गई फिर, एक्टिवेशन एनर्जी की, कि यहाँ पे ई टी एच माइनस का ई आर हो जाएगा। तो ई आर इज ग्रेटर देन ई पी। ठीक है, तो इनमें रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी रहेगी वो कहाँ से कहाँ नहीं जाएगी, एंडोथर्मिक होता क्या होता है, बाहर से अंदर, लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन पोजेस करेगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन पोजेस करेगा। ग्राफ देखिए इसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और प्रोग्रेसिंग एनर्जी के बारे में। तो ई आर और ई पी के बीच में बात करते हैं, तो ई आर क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ई पी क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ से अगर एक ग्राफ ऊपर जाए तो क्या बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और प्रोग्रेसिंग एनर्जी भी क्या है, वो इंक्रीज हो रही है। एक टाइम आएगा कि पीक पॉइंट पे पहुँच जाएगा ये। ठीक है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी पहुँच जाएगा, मतलब उसमें कोलिजन क्या होगा फिर, ज़्यादा होगा। बाद में क्या है, ये कोलिजन मैक्सिमम पहुँचने के बाद ये डिक्रीज होएगा फिर ये। ठीक है, जब ये प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होएगा। और बीच में यही क्या बोल सकते हैं, एनर्जी कौन से अपने एक्टिवेशन बैरियर बोल सकते हैं इनको। ठीक है, अब ये क्या है कि भाई डेल्टा एच की यहाँ से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ जो प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है अपना, डेल्टा एच से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है भाई, ये था आपके एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में और इसके ग्राफ के बारे में। नेक्स्ट देखिए हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट देखिए दोस्तों ग्राफ के बारे में। सेकंड जो ग्राफ क्या बोलते हैं कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, रिएक्टेंट की वैल्यू से ज़्यादा है। ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगी। पॉजिटिव का मतलब क्या, एनर्जी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा, और माइनस के क्या रहेगा, रिएक्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्राफ क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो रिएक्टेंट की वैल्यू कम थी और हमें प्रोडक्ट की वैल्यू क्या मिली है, ज़्यादा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहा आपका चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, और ये जो आपकी चीज़ बोलते हैं ये पीक पॉइंट पे जा रही है, तो ये क्या हो गया आपका एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका ग्राफ, सेकंड ग्राफ के बारे में। ठीक है, अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में ये मान लीजिए कि आपके क्या होता है, इसमें ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो मान लीजिए कि आपके ये क्या है, आपके दो रिएक्टेंट हैं। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, ये तो ब्रेक होंगे क्योंकि जो पुराने बॉन्ड है वो क्या होंगे, ब्रेक। ठीक है, क्या होंगे, ये टूटेंगे। ठीक है, और नए जो बॉन्ड रहेंगे वो क्या होंगे, आपके फॉर्म होंगे, मतलब नए बनेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स इन विच, लिखो, दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्स इन एनी रिएक्शन। ठीक है, तो ये थे आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं इफेक्ट क्या रहेगा टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं इसको। इसी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लीजिए कि आप क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इट इज़ द रेशियो ऑफ टू रेशियोज ऑफ रिएक्शंस और रेट कांस्टेंट दैट डिफर बाय 10 के। टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन एट 310 केल्विन टू द रेट ऑफ रिएक्शन एट
300 केल्विन। मतलब कि सिंपल से आप लैंग्वेज में बोल सकते हो कि इट इज़ द रेशियो ऑफ T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टू द T डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो 310 है वो आपके किसके टेम्परेचर कोफिशिएंट के बराबर है, लेकिन उसमें 10 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और नॉर्मल जो टेम्परेचर लेके चल रहे हैं 300 केल्विन लेके चल रहे हैं। तो आप ये लिख सकते हो आप फॉर द मोस्ट, आगे देखिए, फॉर द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट डबल देन द राइज द टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। भाई ज़्यादातर जो रिएक्शन में क्या करते हैं कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी जो रिएक्शन की जो वैल्यू रहती है वो भी क्या होगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में कि आपके जो ऑल द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। भाई सभी जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, सेम रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, ठीक है। तो हाउएवर फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी, मतलब सेम नहीं रहेगी तो क्या रहेगी, उनकी खुद की तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी ना, पर पर्टिकुलर, ठीक है। कब, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर भी क्या रहेगा, पर्टिकुलर ही रहेगा, सेम मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहेगा। और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, उनकी खुद की रहेगी, ठीक है। सेम नहीं रहेगी लेकिन एक फिक्स रहेगी, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इट्स फ्रैक्शन वैल्यूज आर प्लॉटेड वर्सेस corresponding kinetic and called मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने खूब मेहनत करी और वो कहाँ तक पहुँच गया, आपके रिजल्ट तक पहुँच गया, अपने अंत तक, ठीक है। लेकिन उसने मेहनत ज़्यादा करी है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। अब वही जो स्टूडेंट है उसको एक्सटर्नल सोर्स दिया गया, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द मिल गया, उसको उतना टाइम नहीं लगना, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस आया है आपका, तो देखिए कि पहले क्या पॉइंट थे, ए बी और सी और डी, ठीक है। पहले इतना चेंज आया था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्या हुआ, ये चेंज ज़्यादा हो गया, मतलब रिजल्ट क्या मिला, ज़्यादा मिल गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से समय भी क्या लगा, कम, लेकिन रिजल्ट क्या मिला, हमें ज़्यादा मिला है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, द पीक ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है पीक ऑफ द कर्व, द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स। जो उसकी जो पीक जो रहती है कर्व की, तो उसके क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो है काइनेटिक एनर्जी उसकी पोजेस हो रही है, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में भी वो क्या रह रहा है, मैक्सिमम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इस कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस द कर्व इज शिफ्टेड शोन इन द फिगर। मतलब कि जो क्या कह रहे हैं कि जो आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगे T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो आपका जो कर्व है वो डाउन वर्ड आ जाएगा और उसमें फ्रैक्शन जो वैल्यू मॉलिक्यूल्स का रहेगी वो कम हो जाएगी और रिजल्ट क्या मिलेगा, जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब टाइम स्पेंड ज़्यादा होगा, ठीक है। ये था आपका टेम्परेचर के बारे में और ग्राफ के बारे में, ठीक है। ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर आपकी वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और चैनल पे बने रहिए क्योंकि अगला जो टॉपिक है इसमें आपका अरेनियस इक्वेशन है और अरेनियस इक्वेशन के डेरिवेशंस भी हैं, कोलिजन थ्योरी भी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहे हैं आने वाले वीडियोज़ में भी। तो चैनल पे बने रहिए और अपने वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये पहुँच सके। ओके, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।